नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। काउंटिंग शुरू होते ही सोशल मीडिया पर होगी विशेष नज़र। हालांकि इस चैनल पे हम मुख्यतः पॉलिटिकल चीज़ों पर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त हो चुका है। 4 तारीख को देश के अगले 5 साल तय होने वाले हैं। इसलिए किसी पार्टी की बात न कर कर सिर्फ चुनाव के थोड़े मुद्दों पर बात करेंगे और आने वाले देश के 5 साल पर क्या हो सकता है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि जो भी सरकार बनेगी, सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा शांत हो जाए तो शायद देश फिर से पटरी पर आता हुआ दिखेगा और इस मुद्दे से हटकर हम और नई चीज़ों पे बात कर पाएंगे ताकि देश आगे बढ़ सके। पहले फटाफट खबर पढ़ेंगे फिर बात करेंगे। तो जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों को लेकर बैठक की और कई बिंदुओं पर निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। सोशल मीडिया पर विशेष नज़र रखने के साथ ही काउंटिंग स्थल से करीब 200 मीटर की दूरी तक वाहन पार्क होंगे। सुबह 6 बजे पहुंचेगी काउंटिंग पार्टियां। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 4 जून की सुबह 6 बजे सभी काउंटिंग पार्टियां रामाबाई स्थल पहुंच जाएंगी और 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। इसके साथ पोस्टल बैलेट की गणना भी 8 बजे ही शुरू होगी। मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। कोई भी मतगणना विक्रेता या मतगणना कर्मी मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने साथ अंदर नहीं ले जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि आरओ टेबल पर कैलकुलेटर की व्यवस्था इस बार की गई है। दूसरी मेज पर नहीं जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना अभिकर्ता अपने पास के अनुसार निर्धारित विधानसभा एवं टेबल के आवंटन के आधार पर स्थान ग्रहण करेंगे। जो अभिकर्ता जिस टेबल पर होगा उसको अपनी टेबल छोड़कर दूसरी की टेबल या इधर उधर टहलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल प्रत्याशी और उनके इलेक्शन अभिकर्ता ही अपनी लोकसभा की दूसरी टेबल पर जा सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल प्रत्याशी या उसका इलेक्शन अभिकर्ता ही मतगणना कक्ष में उपस्थित रह सकेगा। और 9:30 से 10 बजे तक टी ब्रेक भी किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना के दौरान 9:30 से 10 बजे तक टी ब्रेक और 12:30 से 1 बजे तक लंच ब्रेक होगा। जिन कंट्रोल यूनिट की गणना हो चुकी होगी उसको ईआरओ टेबल के पीछे लगी टेबल पर सील करने के लिए दे दिया जाएगा। सीलिंग के बाद इन कंट्रोल यूनिट को अलग स्थान पर रखा जाएगा। अब देखिए, वीवीपैट की मशीनों का चयन, अब ये मुख्य बिंदु समझने वाला है। प्रत्येक विधानसभा में रैंडमली 5 वीवीपैट मशीनों का चयन किया जाएगा और उनकी गणना करके उनका मिलान किया जाएगा। उक्त कार्य मतगणना समाप्त होने के बाद किया जाएगा। जिन कंट्रोल यूनिट को मॉक पोल के बाद भूलवश क्लियर नहीं किया गया था तो कंट्रोल यूनिट की गणना नहीं की जाएगी, बल्कि उनके वीवीपैट की गणना की जाएगी। अब देखिए, बहुत बड़ा सवाल हमेशा वीवीपैट पे रहता है और हमारी मशीन पर रहता है, ईवीएम पे रहता है कि कुछ छेड़खानी हो सकती है। इसको और प्रूफ करने के लिए जो निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन आयोग क्या करता है कि कोई भी विधानसभा में रैंडम 5 कोई भी वीवीपैट को निकाला जाता है और उनकी पर्चियों की भी गिनती कराई जाती है, ताकि ये प्रूफ हो सके कि जो चुनाव हुआ है वो सही तरीके से हुआ है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब इससे प्रूफ क्या होगा? देखिए, जो वीवीपैट होता है आप जानते हैं उसमें सारी पर्चियाँ गिरती हैं, जो वोट पड़े होते हैं। तो मान लीजिए किसी मशीन में 250 वोट दर्ज हैं तो उसकी वीवीपैट में भी 250 पर्चियाँ ही होनी चाहिए और उस मशीन में ये भी पता होता है कि किसको कितने वोट मिले, तो वीवीपैट में भी जो पर्चियाँ हैं वो उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। तो एक तरीके से केवल पुख्ता करने के लिए कि नहीं सब चीज़ें सही चल रही हैं, गड़बड़ नहीं चल रहा है, तो रैंडम 5 वो भी वीवीपैट निकाली जाएंगी और उनकी पर्चियों को गिनकर ये दिखाया जाएगा कि देखिए सही सब कुछ चल रहा है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। अब जो भी सरकार बनेगी, हालांकि एग्जिट पोल आप लोगों ने सबने कल देख ली होंगे, एग्जिट पोल में फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। एक या दो ऐसे एग्जिट पोल भी हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन, मतलब जो गठबंधन के हैं कांग्रेस एंड ऑल, उनको भी बड़ा दिखाई है कि उनकी भी सरकार बन सकती है। फिलहाल अभी भी मामला 70-30 या 60-40 कह लेते हैं, किसकी तरफ जाएगा हम अभी नहीं कह सकते क्योंकि एग्जिट पोल कई बार गलत भी हुए हैं।
और कई बार बिल्कुल सही भी बैठे हैं। इसलिए अभी हम इस पे चर्चा नहीं कर सकते कि सरकार किसकी बनेगी, चाहे एनडीए की बने चाहे आईएनडीआईए की बने। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा इस चैनल के लिए है वो सिर्फ है शिक्षक भर्ती या फिर कर्मचारी भर्ती। देखिए, भारत देश की पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ रही है, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं हमारे पास संसाधन कभी भी पूरे नहीं पड़ेंगे, चाहे सरकार किसी की भी आ जाए। इतनी ज़्यादा जनसंख्या उतने एरिए में उतने संसाधनों के साथ चलाना बहुत कठिन काम है किसी भी सरकार के लिए। इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल तो सबसे पहला कार्य होना चाहिए। दूसरी बात, जो सरकार आए उसका एक मोटो ये नहीं होना चाहिए कि सभी सरकारी संस्थाओं को हम बंद कर दें, ख़त्म कर दें, या फिर हम प्राइवेटाइज़ करके चीज़ों को सही कर लें। देखिए, कुछ विभाग वाकई में ऐसे हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा लचर व्यवस्था है, कि इतनी ज़्यादा कामचोरी है कि कभी कभी तो लगता है कि नहीं, वाकई में वहाँ तो प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए। लेकिन ये गलत है। आप नियम कड़े बनाइए, आप सख्ती करिए। कर्मचारी काम नहीं करते पाए जा रहे हैं या उनके खिलाफ बार बार कंप्लेंट आ रही है, आप उन्हें सस्पेंड करिए। सस्पेंशन 2 या 4 बार हो जाए, आप उसको नौकरी से निकाल दीजिए। लेकिन किन्हीं 2, 4, 10 कर्मचारियों की जो क्या बोलते हैं नाकामी है या जो निकम्मापन है, उसको चलते पूरे विभाग को गलत घोषित करना भी गलत है। उस पूरे विभाग को प्राइवेटाइज करना भी गलत है। किसी घर को भी ले लीजिए, एक आध सदस्य तो ऐसा होता ही है जो उस घर को बर्बाद करने में लगा रहता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि सरकारी संस्थाओं में भी नियम कड़े रखे जाएं, टाइमली रखे जाएं। हर टेबल, हर अधिकारी, हर कर्मचारी का काम सुनिश्चित समय में ही किया जाए, इस पर भी ध्यान दिया जाए, जैसे प्राइवेट कंपनीज़ में होता है। तो इस तरह की अगर आप चीज़ों को सरकारी ऑफिसेज में भी लगाएंगे तो उम्मीद है कि जो लोगों का जो मन हटा हुआ है सरकारी अधिकारियों से या सरकारी कर्मचारियों से, उस विभाग से, वो ख़त्म हो जाएगा। नियम ऐसे बनाइए कि मक्कार अपने आप नौकरी छोड़ के चले जाएं, या वो करने आए तो अपनी मक्कारी छोड़ कर आएँ। लेकिन चीज़ों को प्राइवेटाइज़ कर देना या फिर बदल देना गलत है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़, देखिए, ये आप सभी जानते हैं कि अगर सारे सरकारी पद भर भी दिए जाएं, सारे के सारे, तब भी लोग अनएम्प्लॉयड दिखेंगे, लोगों के पास नौकरी नहीं होगी, क्योंकि मुद्दा सबसे बड़ा पॉपुलेशन ही है। इसलिए एक सरकार से और रिक्वेस्ट है या फिर आपका ये सजेशन है, कोई नीति ऐसे बनाइए कि जैसे विदेशों में लोग प्राइवेट कंपनी की तरफ ज़्यादा भागते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ में पैसा ज़्यादा होता है। तो कोई नियम ऐसा बनाए कि प्राइवेट कंपनीज़ में स्टेबिलिटी मिले, लोगों को पैसा ज़्यादा मिले, वहाँ पर जो शोषण लोग कहते हैं होता है, उस शोषण पर भी रोक लगे, ताकि जो लोगों के मन में केवल एक सरकारी नौकरी को लेकर जो भूत सवार रहता है, वो लोगों में थोड़ा सा कम रहे। आप एक बात मान के चलिए, यहाँ मैं किसी का पक्ष विपक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरे जानने में कई ऐसे मेरे भाई लोग हैं, मेरे कज़न्स हैं जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, और वो मेरे से, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, मेरे से डबल सैलरी कमाते हैं। और वो भी उनमें से एक आध खुद भी टीचर हैं, वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, प्योर 7th पे कमीशन वाली सैलरी लेते हैं, उनको रहने के लिए बढ़िया सा घर मिलता है, उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। इसलिए इस तरह की सुविधाएं अगर और प्राइवेट स्कूल्स में हो, प्राइवेट संस्थाओं में हो, तो शायद जो लोगों में सरकारी नौकरी के पीछे जो भाग दौड़ है वो ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए, सरकारी नौकरी में बचा क्या है? पेंशन है नहीं, अन्य सुविधाएं मिल नहीं रही हैं, तो प्राइवेट कंपनी में और एक सरकारी नौकरी में अंतर क्या है? हमको भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है, और बल्कि जो बड़े बड़े प्राइवेट कंपनीज़ हैं या बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो तो हेल्थ इंश्योरेंस अपनी तरफ से करवाते हैं, ताकि सारा जो पूरा पूरा एक स्कूल या विभाग है वो एक किसी कंपनी से मिल के रहे, तो उनको उससे प्रॉफिट हो सके। तो मेरे हिसाब से नियम में बदलाव करें, चीज़ों को और कठिन बनाते चलें, ताकि कर्मचारी मक्कारी ना कर सके, कामचोरी ना कर सके। लेकिन किसी भी चीज़ को बंद कर देना या ख़त्म कर देना सॉल्यूशन नहीं है। तो जो भी गवर्नमेंट आए, उम्मीद है वो इस पर कार्य करेगी और देश को और प्रगति की तरफ लेके जाएगी। लास्ट तक आपने वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।